हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में। देखिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत के पहले कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के। उनमें हमने क्या पढ़े हैं कि आपका बंध क्या होता है, आपके बंध बनने का कारण क्या है, बंध बनने का कारण क्या है। साथ ही साथ हमने देख लिया कि हम जब दो परमाणु के बंध बनता है तो उसे लुईस बिंदु संरचना द्वारा किस प्रकार समझ सकते हैं, हमने ये सब पढ़ा। अब जब बात आई कि बंध बनता कैसे है, अब जब बात आई कि आपका बंध बनता कैसा है, तब जो सर्वप्रथम सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत हुआ वो था संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी कि दो परमाणु के मध्य बंध किस प्रकार बनते हैं, उसे समझाने के लिए संयोजकता आबंध सिद्धांत की आवश्यकता हुई। संयोजकता आबंध सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है आपका, संयोजकता आबंध सिद्धांत को इंग्लिश में कहा जाता है आपका, संयोजकता के लिए क्या क्या होता है आपका, वैलेंस। संयोजकता के लिए होता है आपका वैलेंस, आबंध के लिए होता है बॉन्ड, और सिद्धांत के लिए होता है आपका थ्योरी। तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीबीटीबी कहते हैं। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम संयोजकता आबंध सिद्धांत जिन्होंने प्रस्तुत किया उनका नाम था हाइटलर। एक हाइटलर वैज्ञानिक थे और एक वैज्ञानिक थे लंदन। ये दो वैज्ञानिक थे हाइटलर और लंदन, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, संयोजकता आबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया। किंतु इसका जो विकास था, अर्थात इसे मतलब जिसने इसे वास्तविक रूप दिया वो किसने दिया, आपके पॉलिंग ने दिया। तो वीबीटी के जो प्रतिपादक थे वो तो थे हाइटलर और लंदन, इसे हिटलर भी कहा जाता है, हिटलर और लंदन। किंतु इसका जो विकास किया वो किसने किया, पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। ओके, अब हम बात करेंगे कि संयोजकता आबंध सिद्धांत में क्या कहा गया है, इसके अभिग्रहित क्या है, क्या इसके अभिग्रहित क्या है, इसके अभिग्रहित या परिकल्पनाएं क्या है जो इन्होंने माने थे इस सिद्धांत के अनुसार। देखिए, इन्होंने यह माना था कि जब भी बंध बनेगा तो बंध बनने से पहले आपका क्या होगा, कक्षकों का अतिव्यापन होगा। क्या होगा, आपके कक्षकों का अतिव्यापन होगा। यदि आपको नहीं पता कि कक्षकों का अतिव्यापन क्या होता है तो पराई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं अतिव्यापन। तो यदि बंध बन रहा है दो परमाणु के मध्य तो उन दोनों परमाणुओं के कक्षकों का क्या होगा, आपका सर्वप्रथम अतिव्यापन होगा। जैसे कि हम H2 की बात कर ली, यदि यहाँ H और H के मध्य बॉन्ड बनना है तो इससे पहले जो इसके कक्षक होंगे क्या होगा, 1s, ये होगा 1s, और क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इनके कक्षकों का पहले क्या होगा, आपका अतिव्यापन होगा। इनके कक्षकों का पहले क्या होगा, आपका अतिव्यापन होगा। जैसे अतिव्यापन हुआ तो आपका बंध का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जो बंध बनते हैं, बंध बनने के लिए क्या आवश्यक है, आपके कक्षकों का अतिव्यापन क्या है, आवश्यक है। यह था इनका पहला अभिग्रहित। अब यदि हम बात करें इनके दूसरे अभिग्रहित की, तो दूसरा अभिग्रहित कहता है कि आपका अतिव्यापन की परास जितनी ज्यादा होगी, परास जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या बंध क्या होगा, मजबूत होगा। बंध उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका मजबूत होगा। अर्थात यदि अतिव्यापन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है तो आपका बंध भी बहुत अधिक क्या होगा, मजबूत हुआ होगा। अतिव्यापन की परास का अर्थ होता है आपका रेंज। यदि आपकी अतिव्यापन की रेंज, जैसे कि हो गया पहला कक्षक और ये हो गया आपका दूसरा कक्षक। अब इनके मध्य अतिव्यापन कुछ इस प्रकार से होता है आपका, इनके मध्य अतिव्यापन कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखिए, अतिव्यापन अर्थात कक्षकों का मिलना, तो इसमें जो कक्षक आपस में मिल रहे हैं, इसमें जो कक्षक आपस में मिल रहे हैं वो कब मिल रहे हैं, जबकि यदि आपका अतिव्यापन इस प्रकार से होता है तो देखिए इसमें कक्षक जो है ज्यादा कर रहा है, अर्थात इसमें जो अतिव्यापन की परास है, देखिए इतनी परास है जबकि यहाँ इतनी है, तो यहाँ जो बॉन्ड होगा वो आपका मजबूत होगा किसकी अपेक्षा में, यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ अतिव्यापन की परास अर्थात रेंज ज्यादा है, तो आपका बंध भी क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा। तो ये है आपका दूसरा अभिग्रहित। अब यदि हम तीसरा अभिग्रहित देखें तो तीसरा अभिग्रहित क्या कहता है आपका कि बंध बनाने के लिए हम क्या करने के लिए, बंध निर्माण के लिए या बंध बनाने हेतु
अर्थात बंध के निर्माण के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन करा सकते हैं। इस बिंदु को हम एक उदाहरण BF3 द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। किसके द्वारा, BF3 के द्वारा समझने का प्रयास कर सकते हैं। इन सब की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं। देखिए इस उदाहरण द्वारा हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन किस प्रकार से होता है बंध बनाने के लिए। देखिए यहाँ जो BF3 है, BF3 में जो B है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 यही होता है क्योंकि पार्श्व परमाणु क्रमांक है। और जो आपका F है उसका क्या होता है, 9 नंबर है, तो 1s2 2s2 2p5 5 6 7 8 9। इसी प्रकार यहाँ 3 फ्लोरीन है तो आपका 3 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5। इस अगले फ्लोरीन का भी क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5 यही हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ बात करें, देखिए जब भी बंध बनते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, केवल बाह्यतम कोश की बात करते हैं। केवल किसकी बात करते हैं, बाह्यतम कोश की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो बोरॉन की भी बाह्यतम कोश की बात करते हो गया आपका 2s और ये हो गया आपका 2p। ये हो गया, इस 2s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2p में कितना है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम यहाँ बात करें तो हो गया आपका 2s, ये भी क्या हो गया आपका 2s और ये भी क्या हो गया आपका 2s हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका 2p, ये क्या हो जाएगा आपका 2p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो इस प्रकार से हम भर लेंगे। इसमें भी हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आपके 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ हमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो यहाँ भर देंगे। यहाँ भी हमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहाँ भी भर देंगे, यहाँ भी भरना है, यहाँ भी भर देंगे। जो होगा इसका 2p में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 भरने हैं। तो किस प्रकार भरेंगे, 1 2 3 4 5 हम क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या कर देंगे, भर देंगे। अब देखिए जो है आपका BF3 कुछ इस प्रकार से रहा होगा आपका BF3। BF में प्रत्येक F के साथ क्या बनाया होगा, एक मतलब प्रत्येक जो आपका B होगा फ्लोरीन के साथ कितने बनाएगा, 3 बंध बनाएगा। अब बंध उतने ही बनते हैं, बंध उतने ही बनेंगे। संयोजक प्राबंध सिद्धांत यही कहता है कि बंध उतने ही बनेंगे जितने की क्या होंगे, बंध उतने ही बनेंगे जितना क्या होगा आपका अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन होगा। यदि 3 बंध बन रहे हैं तो आपके 3 कक्षकों का अतिव्यापन होना चाहिए, 3 बार अतिव्यापन होना चाहिए। यदि 2 बंध बन रहे हैं तो 2 बार अतिव्यापन होना चाहिए। यदि 1 बंध बन रहा है तो 1 बार क्या होना चाहिए, आपका अतिव्यापन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जो आपका B और F है इनके मध्य कितने बंध बन रहे हैं, प्रत्येक B और प्रत्येक F के मध्य तो एक ही बंध बन रहा है, किंतु इस B का इस F के साथ कितने बंध बन रहे हैं, 3 बंध बन रहे हैं। अर्थात इस B को इन F के साथ 3 बार क्या करना है, अतिव्यापन करना है। क्या करना है, 3 बार अतिव्यापन करना है। 3 बार अतिव्यापन करना है और आप सभी जानते हैं अतिव्यापन के लिए क्या आवश्यक है, आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आवश्यक है। क्या आवश्यक है, आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, आवश्यक है। वो भी कैसे, विपरीत चक्रण वाले, वो भी कैसे आपके विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके आवश्यक है। पहली बात तो इस B को 3 फ्लोरीन साथ बनाना था, 3 बॉन्ड, तो इस बोरॉन को इन फ्लोरीन के साथ 3 बार क्या करना पड़ेगा, अतिव्यापन करना पड़ेगा। ओके, अब अतिव्यापन उतना ही होता है जितना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, वो भी विपरीत चक्रण वाले। ओके, अब यदि हम बात करें तो इस बोरॉन को इन 3 कक्षकों के साथ क्या करना है, 3 बार अतिव्यापन करना है। तो इस बोरॉन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास होने चाहिए 3, किंतु अभी कितने, केवल 2 ही है। अभी केवल कितने हैं, केवल 1 ही है। तो ये जो बोरॉन का जो ये वाला कक्षक है 2p कक्षक, वह केवल या तो इस फ्लोरीन के 2p अयुग्मित कक्षक, या तो इस फ्लोरीन के 2p अयुग्मित कक्षक, या इस फ्लोरीन के 2p अयुग्मित कक्षक के साथ क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है। तीनों के साथ नहीं कर सकता, तीनों के साथ यदि वो करना चाहता है तो उसे क्या करने पड़ेंगे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेके। लेकिन अभी इसके पास केवल कितने हैं, 1 ही क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, आपके जो 2s में जो कक्षक है
में जो इलेक्ट्रॉन उनका क्या कराते हैं, उत्तेजन कराते हैं। क्या कराते हैं, उत्तेजन कराते हैं। उत्तेजन हम कैसे कराते हैं, ऊर्जा देकर। हम क्या करते हैं, इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है इससे हम ऊर्जा देते हैं, जिसे ऊर्जा पाकर कहा जाता है यहाँ आ जाता है। ऊर्जा पाकर कहा जाता है, वो यहाँ आ जाता है। अब इसके पास कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, पहला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके साथ अभिक्रिया कर, इसके साथ अतिव्यापन करेगा। दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके साथ अतिव्यापन करेगा। तीसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके साथ अतिव्यापन कर लेगा और अतिव्यापन हो गया। और अतिव्यापन जैसे होगा वैसे आपके 3 बंध भी निर्माण हो जाएंगे। तो यहां से समझ आया कि यदि हमें बंध, प्रारंभिक स्थिति में बंध नहीं बना था लेकिन हमें बंध बनाना ही था, तो हमने क्या करा है, इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन करा है। अब क्या होगा, आपका बोरॉन का 2s आएगा और इसका क्या आएगा, आपका 2p आएगा। इसका सीधा चक्रण, तो ये क्या करेगा, अपने आप अपना क्या है, इस 2p का ये वाला कक्ष आ रहा है, इसका क्या होगा, अपने आप विपरीत चक्रण हो जाएगा। विपरीत चक्रण यदि अतिव्यापन करना ही है, बंध बनानी है, तो विपरीत चक्रण करना ही होगा। इसका आएगा आपका 2p का आएगा आपका ये वाला कक्ष, तो ये हो गया 2p। और जो है आपका इस फ्लोरीन का 2p का आएगा ये वाला कक्ष। 2p का कौन सा आएगा, आपका ये वाला कक्ष आएगा। तो इन दोनों का अतिव्यापन हो जाएगा इस प्रकार से, यहां भी इन दोनों का अतिव्यापन हो जाएगा आपका इस प्रकार से, 2 बॉन्ड 2। और इस 2p का ये वाला कक्ष आएगा, इस 2p का ये वाला कक्ष आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2p। इसका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस 2p का, और इस 2p का यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का अतिव्यापन हो जाएगा ये। और जैसे इन कक्षकों का अतिव्यापन हुआ वैसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा और आगे क्या हो जाएगा, BF3 का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। जिसका चौथा विग्रहित है वो क्या कहता है आपका, कि इस सिद्धांत द्वारा हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, समझाया जा सकता है कि किस प्रकार से बनते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड और किस प्रकार से बनते हैं आपके पाई बॉन्ड। जैसे कि यदि हम बात करें, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब कक्षकों का समाक्ष अतिव्यापन होता है। कौन सा अतिव्यापन होता है, जब भी कक्षकों का समाक्ष अतिव्यापन होता है तब आपका सिग्मा बनता है। और जब भी आपके कक्षकों का पार्श्व अतिव्यापन होता है, क्या होता है, पार्श्व अतिव्यापन, इसे समाक्ष भी कहते हैं, तो आपका कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अब हम इस सिद्धांत द्वारा हम समझ सकते हैं, तो हम इसे भी एक एग्जांपल के द्वारा समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे कि यदि हम बात करें, इसे समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं हम आपका NH3, उदाहरण ले लेते हैं आपका NH3। तो NH3 में हमें क्या लिखना पड़ेगा, सभी तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 7 नंबर इसका, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। यदि हम इस H की बात करें तो इसका क्या होता है 1s1, दूसरे H की बात करें तो होता है 1s1, तीसरे H की बात करें तो क्या होता है आपका 1s1 होता है। अब इनके मध्य NH3 किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो NH3 कुछ इस प्रकार से बनता है, लुईस बिंदु संरचना के अकॉर्डिंग। और अर्थात यहाँ N और H के मध्य बॉन्ड बन रहा है, और जब भी बॉन्ड बनता है तो केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के कक्षकों को ही लेते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश के कक्षों को दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा आपका 2p। इसके भी बाह्यतम कोश के कक्षक को दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1s। इस हाइड्रोजन का भी हम बाह्यतम कोश का कक्षक, ये तो 1s ही है, और इस हाइड्रोजन का भी बाह्यतम कोश का कक्षक दिखाएंगे। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 ही है। यहाँ यदि हम 2s में बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि हम 2p में बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, हम सभी जानते हैं जो p कक्षक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है px, एक होता है आपका py और एक होता है आपका pz। तो इस कक्षक को हम क्या नाम दे देंगे, px, इस कक्षक को नाम दे देंगे py और इस कक्षक को नाम दे देंगे हम pz। अब देखिए ये क्या होता है आपका px, py, pz। यदि हम इस प्रकार से अक्ष को ड्रॉ करें, यदि हम इसे x अक्ष मानेंगे तो y अक्ष हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका z अक्ष। यदि x अक्ष में आपका, यदि क्या हुआ आपका जो है x अक्ष में डंबल उपस्थित है तो इसे क्या कहेंगे px। p की आकृति कैसी होती है, डंबल के समान। अब यदि यही डंबल आपके x अक्ष में उपस्थित है तो इसे px कहेंगे, यही डंबल यदि आपके y अक्ष में उपस्थित है इसे py कहेंगे, और यही डंबल यदि आपके यही डंबल यदि z अक्ष में तो इसे क्या कहेंगे,
pz कहेंगे तो ये हो गया आपका px, ये हो गया py और ये क्या हो गया आपका pz हो गया। अब जरा यदि आप गौर करें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, अर्थात नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसे 3 बार क्या करना पड़ेगा, अतिव्यापन करने पड़ेगा, क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना रहे हैं और 3 बार अतिव्यापन करना है नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 अयुग्मित क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि यहाँ है भी। देखिए पहला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इनके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये आपका px, तो जो 2p का जो px होगा, 2p का जो px होगा वो किसके साथ अतिव्यापन कर लेगा, इस 1s के साथ कर लेगा। इस 2p का जो py होगा, अर्थात इस 2p का जो आपका क्या होगा, py होगा, इस 2p का py किसके साथ अतिव्यापन कर लेगा, आपके 1s के साथ कर लेगा। और इस 2p का आपका pz, इस 2p का आपका pz इस 1s के साथ क्या कर लेगा, अतिव्यापन कर लेगा। और अतिव्यापन करने के बाद क्या बन जाएंगे, आपके 3 बॉन्ड बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि 3 बार क्या हो गया, आपका अतिव्यापन हो गया है। देखिए 3 बार क्या हो गया, आपका अतिव्यापन हो गया है। 3 बार क्या हो गया अतिव्यापन, तो 3 बॉन्ड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो देखिए यहाँ जो अतिव्यापन हुआ है, पहला है आपका px और फिर क्या है आपका 1s आया है। पहले क्या है आपका px और फिर क्या है आपका 1s आया है। तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि कहना क्या चाहता है आपका। देखिए यहाँ जो अतिव्यापन पहले इस 2p का है px का अक्षर, तो px की आकृति इस प्रकार से होती है और इस s की जो आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है। s की आकृति इस प्रकार से होती है, इसका प्लस यहाँ, इसका प्लस यहाँ, माइनस, और यहाँ क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये हो गया आपका px और ये हो गया आपका s। तो यहाँ जरा गौर से देखिए, तो यहाँ जो है यहाँ आपका दोनों प्लस एक ही अक्ष पे है, दोनों प्लस क्या एक ही अक्ष पे है, इसलिए यहाँ क्या हुआ है, समाक्ष अतिव्यापन हुआ। क्या हुआ आपका, समाक्ष अतिव्यापन हुआ है। और जब भी समाक्ष अतिव्यापन होता है तो आपका क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर क्या होगा, इस 2p का py, 2p का py कुछ इस प्रकार से होता है, आपका py इस प्रकार से होता है। 2p का जो py है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, 1s के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया, सॉरी किसके साथ अभिव्यापन करेगा, 1s के साथ। तो कुछ इस प्रकार से करेगा, प्लस प्लस माइनस। तो देखिए इसके प्लस भी एक ही अक्ष में, तो यहाँ भी क्या होगा आपका समाक्ष अतिव्यापन होगा। क्या होगा, यहाँ भी आपका समाक्ष अतिव्यापन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका समाक्ष अतिव्यापन। जब भी समाक्ष अतिव्यापन होता है तब आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर आएगा आपका pz किस प्रकार से होता है, आपका इस प्रकार से होता है आपका pz। अब ये pz, इसका प्लस यहाँ, इसका माइनस यहाँ, ये pz किसके साथ अतिव्यापन कर लेगा, इस s के साथ क्या कर लेगा, अतिव्यापन कर लेगा। चूंकि देखिए एक ही अक्ष पे है तो यहाँ कौन सा अतिव्यापन हुआ आपका, समाक्ष अतिव्यापन। और जब भी समाक्ष अतिव्यापन होता है तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से NH3 के मध्य 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि संयोजकता आवन सिद्धांत ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किस प्रकार से बनता है वो हमें क्या सिखाया है किसने, आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अर्थात वीबीटी ने। अब हम देखते हैं पाई बॉन्ड का निर्माण किस प्रकार से समझाता है आपका संयोजकता आवन सिद्धांत। यदि हम बात करें N2 की, तो N2 में नाइट्रोजन का लिख लेंगे और दूसरे नाइट्रोजन का लिख लेंगे। नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 ये होता है, और इस नाइट्रोजन का भी ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 होता है। इसके हम बाह्यतम कोश को ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2s और यहाँ क्या हो जाएगा अभी आपका 2s हो जाएगा। इस 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इस 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3। और इस 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन, आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब नाइट्रोजन को क्या बनाना है, नाइट्रोजन को क्या करना है, अतिव्यापन करना है। नाइट्रोजन को क्या करना है, अतिव्यापन करना है, तभी तो नाइट्रोजन के मध्य क्या बनेंगे, आपके बॉन्ड बनेंगे। हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के मध्य कौन सा बॉन्ड रहता है, आपका
ट्रिपल बॉन्ड रहता है, बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड रहता है अर्थात 3 बंध बनेंगे, 3 बंध बनेंगे अर्थात 3 बार क्या होगा आपका अतिव्यापन होगा। 3 बार अतिव्यापन होना है अर्थात हमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 क्या चाहिए आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस नाइट्रोजन के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन के पास भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है आपके 3 क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ओके, और हम मैंने आपको बताया है कि ये क्या होगा होता है आपका px, ये क्या होता है आपका py, क्या होता है आपका pz। इस 2p में जो है आपका ये क्या होता है आपका px, ये क्या होता है आपका py और ये क्या होता है आपका pz होता है। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होगा, इस px का ये जो 2p का जो px है, 2p का जो px है वो दूसरे नाइट्रोजन का जो 2p होगा उसके px से क्या करेगा अतिव्यापन करेगा। तो यदि इसका चक्रण ऐसा है तो अतिव्यापन के लिए इसका चक्रण विपरीत होना चाहिए। इस 2p का py वाला बंधा, मतलब इस 2p का py वाला बंधा इस 2p के इस py वाले बंधे से क्या करेगा अतिव्यापन करेगा। इसमें यदि ये वाला चक्रण है तो इसका चक्रण में ये वाला रखना पड़ेगा क्योंकि इनके मध्य अतिव्यापन होने वाला है। अब यदि इस 2p का pz वाला बंधा, pz वाला बंधा इस 2p का इस 2p के pz वाले बंधे के साथ क्या करना चाहता है अतिव्यापन करना चाहता है, तो इसके बाद इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या होगा इस px और py का क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका अतिव्यापन। तो कुछ इस प्रकार से होगा आपके px और py का अतिव्यापन। उसके बाद क्या होगा आपका इस py और इस py का क्या हो जाएगा आपका अतिव्यापन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका बॉन्ड बन जाएगा इस pz और इस 2p के pz का क्या हो जाएगा कक्षों का अतिव्यापन। अतिव्यापन का अर्थ होता है मिलना। तो इस प्रकार से अब मिल गए। अब हमें यहाँ यही समझना है कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है या पाई बॉन्ड बन रहा है। तो अब हम वही देखेंगे आपके कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। यदि हम बात करें जो आपका पहला नाइट्रोजन था इसका 2p का जो px है वो इस दूसरे नाइट्रोजन के 2p के px से साथ क्या करा अतिव्यापन करे। तो px क्या करती होती है आपकी कुछ इस प्रकार से, px क्या करती क्या होती है आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। ये होता है आपका px, ये हमने ये इसका px और ये हो गया आपका इसका px। और इन दोनों ने क्या कर ली, इसका px है इसका px है, दोनों ने क्या कर लिया अतिव्यापन के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस। तो क्या हो गया इनका अतिव्यापन हो गया। अब हमें क्या लाना है py लाना है, हमें क्या लाना है py लाना है। तो py कहां से है क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि x है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा y आ जाएगा। अब यदि px इस साइड में है तो py ऑब्वियसली होता है इस साइड में होगा। तो जो आपका py आएगा इसका py आ जाएगा आपका, ये हो गया। इसका क्या आ जाएगा py आ जाएगा और इसका भी क्या आ जाएगा आपका py आ जाएगा। यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ प्लस या माइनस। ओके, अब यदि x इस डायरेक्शन में है, यदि क्या है आपका x इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया आपका px, तो py जो हो जाता है आपका इस प्रकार से। और जो pz है वो क्या होता है आपका इस प्रकार से होता है। तो जो आपका pz होगा वो किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है आपका pz होता है कुछ इस प्रकार से, आपका pz होता है कुछ आपका इस प्रकार से होता है आपका pz। ये हो गया आपका ये वाला pz, ये वाला होगा आपका ये वाला pz, ये हो गया py। क्या हुआ है इसका px आया जो कि ये है जैसे कि यहाँ है, और आपका इसका px आया जैसे कि यहाँ पर है आपका। उसके बाद इसका py आया जो कि इस प्रकार से होता है देखिए, फिर आया आपका इसका py जो कि होता है इस प्रकार से, फिर आया इसका pz आया, फिर आया आपका इसका pz आया। अब यहाँ जरा गौर कीजिए इस px और px के मध्य यदि हम ध्यान से देखें इस px और px की जो प्लस है वो एक ही अक्ष पे है, अर्थात इस px और इस px के मध्य क्या हुआ है आपका समाक्ष अतिव्यापन हुआ है। कौन सा अतिव्यापन हुआ है समाक्ष अतिव्यापन हुआ। जब भी समाक्ष अतिव्यापन होता है तो आपको कौन सा बंध बनता है सिग्मा बंध बनता है। तो इस px और px के मध्य कौन सा अतिव्यापन हुआ है आपका हुआ है समाक्ष अतिव्यापन, तो सिग्मा बंध बनेगा। अब यदि हम बात करें इस py और इस py की तो देखिए इनके मध्य यदि अतिव्यापन होता है अर्थात इनके मध्य क्या होता है आपका अतिव्यापन होता है,
क्या होता है, इनके मध्य आपका अतिव्यापन होता है, इनके मध्य क्या होता है, आपका अतिव्यापन होता है, तो आपस में जुड़ने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने अतिव्यापन का वीडियो देखा है तो यदि इस प्रकार से कोई अतिव्यापन होता है आपका, इस प्रकार से यदि कोई आपका अतिव्यापन होता है, प्लस ये माइनस माइनस, कुछ समय पश्चात ये इसी प्रकार की स्थिति में आने वाली है पी वाई और पी वाई, तो ये वाला जो अतिव्यापन होता है वो कैसे होता है, आपका पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है। तो पी वाई और पी वाई के मध्य कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, आपका पार्श्ववर्ती व्यापन हो रहा है। कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, पार्श्ववर्ती व्यापन हो रहा है। हम सभी जानते हैं जब भी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है तो आपको कौन सा बंध बनता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आपका पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अब यदि हम इस पीजेड और इस पीजेड की बात करें तो देखिए यहाँ पे स्थिति कुछ इसी प्रकार की निर्मित हो रही है। यदि आपका अतिव्यापन कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपका अतिव्यापन कुछ इस प्रकार से होता है, आपका बात करें आपका अतिव्यापन कुछ इस प्रकार से होता है आपका, तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। ये यदि हम देखें तो एक प्रकार से ये भी क्या आपका पार्श्ववर्ती अतिव्यापन है, जैसे कि यहाँ हुआ था। ये भी देखें तो क्या था, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है, जैसे पीवा के बीच हुआ तो पीजेड और पीजेड के बीच भी उसी प्रकार का क्या हो रहा है, आपका पार्श्ववर्ती अतिव्यापन हो रहा है। तो पीजेड और पीजेड के मध्य भी क्या हो रहा है, आपका पार्श्ववर्ती अतिव्यापन हो रहा है। कौन सा अतिव्यापन हो, पार्श्ववर्ती अतिव्यापन हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब भी इस दुनिया में पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है तो आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। पाई बॉन्ड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपके N2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, आपके N2 में केवल एक सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी कितने हैं, केवल एक सिग्मा बॉन्ड है इस px और ps के मध्य, और दो क्या है, आपके पाई बॉन्ड है। दो क्या है, आपके पाई बॉन्ड है। दो क्या है, आपके पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड ये भी किस प्रकार से बनते हैं, इसे भी किसने सिखाया, आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत ने सिखाया। बिल्कुल संयोजकता आबंध सिद्धांत ने सिखाया। अब यदि आप गौर से देखें तो जो आपका n और m के मध्य है, एक क्या बना है, आपका सिग्मा बना है, और दो क्या बने, आपके पाई बने हैं। यदि हम बात कर रहे हैं, इसके पहले आपका था क्या था, NH3 था, तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार था, इस प्रकार था NH तो यहाँ था सिग्मा सिग्मा सिग्मा। यदि हम O2 की बात करें तो O2 में कुछ इस प्रकार से होता है, ये होता है आपका सिग्मा, ये होता है आपका पाई। अर्थात यहां से हम ये फैक्ट निकाल सकते हैं कि जब भी क्या होगा, यहां से हम एक फैक्ट निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको कुछ नई बात बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम बात करें N2 की, तो N2 में क्या था, नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड था, तो पहला सिग्मा दूसरा पाई। यदि हम O2 की बात करें तो इनके मध्य ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य कौन सा बॉन्ड रहता है, डबल, तो होता है एक सिग्मा, एक होता है पाई। और आपका यदि हम बात करें NH3, तो NH3 के मध्य किस प्रकार से रहता है, H और क्या होता है, आपका H होता है। यहाँ कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड, हम सीख चुके किस प्रकार से होता है, सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। यहाँ से फैक्ट निकालता है कि किन्हीं भी दो परमाणुओं के मध्य, किन्हीं भी दो परमाणु या तत्व बोल सकते हैं, क्या तत्व के मध्य, किन्हीं दो परमाणु या तत्वों के मध्य पहला जो बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका सिग्मा होता है। देखिए यहाँ यदि हम केवल N और H के बाद की बात करें तो इसमें जो पहला बॉन्ड बना है वो क्या हुआ है, सिग्मा। यदि हम इस O2 में इस O और इस O के मध्य देखें तो जो आपका पहला बॉन्ड बना है ये वाला, ये क्या है, आपका सिग्मा। यदि हम इस N और इस N2 में इस N और इस N के मध्य देखें तो तीन बॉन्ड बने, किंतु जो पहला बॉन्ड है वो कौन सा बना है, सिग्मा बना है। अर्थात दो परमाणुओं या दो तत्वों के मध्य जो आपका पहला बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बंध। और दूसरा एक प्रमुख है कि यदि दो परमाणुओं के मध्य जो आपका दूसरा बॉन्ड होता है, दो परमाणुओं के या तत्वों के मध्य, दो परमाणु या तत्वों के मध्य यदि एक से अधिक बॉन्ड होते हैं, एक से अधिक बॉन्ड होते हैं तो कैसे होता है, पाई बॉन्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। अब हमने कैसे पहचान, देखिए या नाइट्रोजन के मध्य पहला बॉन्ड तो आपका क्या था, आपका सिग्मा था, लेकिन इसके बाद के जो भी बॉन्ड बने वो कैसे बने, पाई बने। हमने देख भी ली क्योंकि वहां पार्श्ववर्ती अतिव्यापन हो रहा था। इस O2 में भी जो है आपका PY और
जो आपका पीवाई और पीवाई के मध्य क्या होगा, यहाँ आपका पार्श्वत्यापन होगा। तो यहाँ भी देखिए पहला बॉन्ड तो सिग्मा, लेकिन दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई है। अब यहाँ इस नाइट्रोजन और H के मध्य एक ही बॉन्ड था तो सिग्मा ही होगा। तो हमेशा याद रखिए दो परमाणु तत्वों के मध्य पहला जो बॉन्ड होगा वो सदैव सिग्मा बॉन्ड होगा, और दो परमाणु तत्वों के मध्य यदि एक से अधिक बॉन्ड है तो जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में पढ़े। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।